कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि वान थ्यूनेन जर्मनी के रहने वाले एक फार्मर थे और उनका अपना निजी फार्म हाउस था और उस फार्म हाउस में यानी उनके द्वारा किए गए कृषि के विभिन्न अनुभवों के आधार पर उन्होंने अपना यह सिद्धांत विकसित करने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत की चर्चा करने से पहले हम लोग कृषि भूमि उपयोग को जानेंगे कि आखिर में कृषि भूमि उपयोग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी के किसी भूभाग का मानव द्वारा उपयोग कृषि भूमि उपयोग कहलाता है। यानी पृथ्वी के किसी भी भूभाग का मानव द्वारा उपयोग भूमि उपयोग या उसे लैंड यूज के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी पर मानव विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है और इन क्रियाकलापों हेतु मानव द्वारा किए गए धरातल के उपयोग का भूमि उपयोग की संज्ञा दी जाती है। इसे भौगोलिक अध्ययनों में भूमि उपयोग भी कहा जाता है। कहीं पे इसे कृषि उपयोग और कहीं इसे भूमि संसाधन या विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यानी कृषि भूमि उपयोग यानी पृथ्वी के किसी भूभाग का मानव द्वारा उपयोग करना ही भूमि उपयोग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कृषि भूमि उपयोग के विषय में जाने और अब हम लोग जानेंगे वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण के सिद्धांत के विषय में। तो प्यारे बच्चों, यानी पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में यानी कृषि की जाती है और उन सभी क्षेत्रों में कृषि करने का जो तरीका होता है, जो विधियां होती हैं, उनमें भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। तो इस क्रम में यानी जैसे कि वान थ्यूनेन जर्मनी के रहने वाले व्यक्ति थे और उनका एक निजी फार्म हाउस था और उस फार्म हाउस में वे यानी एक लंबे समय तक कृषि और कृषि में प्रयुक्त होने वाली विधियों तथा कृषि से जो उत्पादन प्राप्त होता था उनके बारे में उन्होंने अपने अनुभवों को व्यक्त किया है। तो वान थ्यूनेन ने सन 1926 में जो अपना कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत से कृषि के स्थानीयकरण की विशद व्याख्या होती है तथा नगर की स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। तो कृषि के स्थानीयकरण का सिद्धांत भी मौलिक आधार दो क्षेत्रों के तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है और वान थ्यूनेन ने जो है अपने सिद्धांत के विषय में
या उसकी विशद विवेचना करने के लिए कुछ मान्यताएं कल्पित की थी या मानी थी, जिसके बारे में हम लोग क्रम से सभी जो उनके विचार हैं, मान्यताएं हैं, उनको क्रम से देखेंगे। तो वान थ्यूनेन के अनुसार, यानी उनकी जो पहली मान्यता थी, वान थ्यूनेन में जो है, वान थ्यूनेन ने एक विलग प्रदेश की कल्पना की थी, यानी ये उनकी पहली मान्यता है जिसमें वान थ्यून ने एक ऐसे विलग प्रदेश या आइसोलेटेड स्टेट की कल्पना की जिसमें एक ही नगर, यानी जिसमें एक ही नगर स्थित था, एक ही नगर स्थित था तथा उसके चतुर्दिक विस्तृत कृषि क्षेत्र हों और उपयुक्त नगर ही इस प्रदेश में उत्पादित फसलों का एकमात्र बाजार केंद्र के रूप में है, जहां कोई आयात दूसरे क्षेत्रों से नहीं होता है। यहाँ तक कि किसी फसल के उत्पादन अधिक का विक्रय किसी अन्य प्रदेश में नहीं होता है। तो इस प्रकार यानी वान थ्यूनेन ने अपने पहली मान्यता में यानी यह बताने की कोशिश की थी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसे उन्होंने विलग प्रदेश या आइसोलेटेड स्टेट की संज्ञा दी थी, जिसमें मात्र एक ही नगर हो और वह नगर ही यानी प्रमुख गतिविधियों का केंद्र हो और उस नगर में किसी अन्य दूसरे क्षेत्रों से किसी भी वस्तु का आयात नहीं होता है। और फिर उत्पादन के लिए वह एक प्रमुख केंद्र के रूप में था। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी पहली मान्यता बताई। उनकी दूसरी मान्यता यह थी कि इस विलग प्रदेश में सर्वत्र एक जैसा प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए। यानी उनकी दूसरी जो मान्यता थी, प्राकृतिक वातावरण यानी एक जैसा हो, जैसे यानी जलवायु, धरातल, मिट्टी, वनस्पति, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने जो उनके सिद्धांत की जो दूसरी मौलिक मान्यताएं थी कि प्राकृतिक वातावरण एक जैसा हो, तो प्राकृतिक वातावरण एक जैसा होने का तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाला जो धरातल है वह एक जैसा हो, जलवायु एक जैसी हो, मिट्टी की उत्पादकता एक जैसी हो, जो प्रदेश में सभी फसलों के लिए अनुकूल दशाएं प्रस्तुत करते हैं। ठीक, इस प्रकार जो उनकी तीसरी मान्यता है, तो उस प्रदेश में यानी उस नगरीय क्षेत्र में केवल ग्रामीण जनसंख्या ही रहती है। यानी वान थ्यूनेन के अनुसार उस एकाकी प्रदेश की जो जनसंख्या है वह ग्रामीण
होनी चाहिए और इस प्रदेश के जो कृषक हैं अधिकतम लाभ कमाने हेतु मांग के अनुरूप फसलों का उत्पादन करने में सक्षम। यानी कहने का आशय यह था कि जो एकाकी स्टेट है यानी आइसोलेट प्रदेश है, तो उस प्रदेश में जो जनसंख्या है वो ग्रामीण होनी चाहिए और उस क्षेत्र में जो रहने वाले कृषक हैं वह मांग के अनुरूप फसलों का उत्पादन देने में या हेर-फेर करने में सक्षम। इस प्रकार इनकी यह तीसरी मान्यता रही। चौथी मान्यता यह थी कि इस प्रदेश में यानी जो परिवहन का साधन है वह घोड़ा गाड़ी हो। यानी इस कल्पित प्रदेश में परिवहन का एकमात्र साधन घोड़ा गाड़ी है और उनके सिद्धांत की जो पांचवी मान्यता है, इस प्रदेश में परिवहन मूल्य यानी जो पांचवी मान्यता है वह है परिवहन मूल्य भार तथा दूरी के अनुपात में बढ़ता है। भार तथा दूरी के अनुपात में बढ़ता है। ठीक, तो इस प्रकार वाल्मीकि ने जो है इन 5 कल्पित मान्यताओं के आधार पर अपने सिद्धांत की पुष्टि करने की कोशिश की है और इस प्रकार वाल्मीकि ने बताया कि बिलग प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्त खंडों में नगर से बढ़ती हुई दूरी के अनुपात में फसलों का उत्पादन होता है और इन पेटियों की बाह्य सीमाएं जहां क्रमशः घटते हुए लाभों से निर्धारित होते हैं, वहीं आंतरिक सीमाएं अधिकतम लाभ वाले विकल्पों से निश्चित की जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार यानी लाभप्रद विकल्पों की संख्या नगर बाजार की दूरी के साथ घटते जाते हैं तथा नगर के नजदीक बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार यानी वाल्मीकि ने बताया कि नगर के पास जो कृषि का प्रारूप है वह सकेंद्रीय वृत्त खंडों में होना चाहिए और उनके अनुसार नगर के सबसे निकट यानी प्रथम वृत्त खंड में साग सब्जी की कृषि, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन होना यह सबसे लाभदायक स्थिति होती है, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं यानी कच्ची सामग्री हैं और इन कच्ची सामग्रियों का अधिक दूरी तक परिवहन नहीं किया जा सकता और इन्हें नष्ट या खराब होने की भी संभावना बनी रहती है। तो वाल्मीकि ने बताया कि अगर जो नगर के प्रथम वृत्त खंड में साग सब्जी, दुग्ध का उत्पादन, पशुपालन की कृषि अगर जो की जाए तो उससे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। और उन्होंने द्वितीय वृत्त खंड में मुख्यतया ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन को प्राथमिकता दी या लकड़ी का उत्पादन को बताया, क्योंकि जो लकड़ी है जिनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो चूंकि वह भारवान वस्तु है
और अधिक दूरी तक उनका परिवहन करना संभव, अधिक दूरी तक परिवहन करना यानी वह तुलनात्मक दृष्टि से घाटा होता है। यानी जैसे जैसे यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो उसकी मान्यता है कि जो परिवहन व्यय वह भार और दूरी के अनुपात में बढ़ता है, तो इस क्रम में लकड़ी भारयुक्त वस्तु है तो उसका अधिक दूरी तक परिवहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जो अधिक दूरी तक परिवहन उसका किया जाएगा तो जो परिवहन लागत है वह बढ़ती जाएगी और इसलिए शुद्ध जो लाभ होगा उसका प्रतिशत जो है कम हो जाएगा। ठीक। और उन्होंने तृतीय वृत्त खंड में जो है प्रतिभूमि और चारागाह युक्त, प्रतिभूमि और चारागाह युक्त तथा अन्य उत्पादन की कृषि पर बल दिया। यानी जो तृतीय वृत्त खंड है जिसमें प्रतिभूमि के साथ साथ अन्य उत्पादन पर भी बल दिया, और चतुर्थ वृत्त खंड में प्रति और चारागाह के साथ अन्य की कृषि भी की जाएगी। और पंचम वृत्त खंड में प्रति चारागाह तथा अन्य तीनों के प्रारूप को उन्होंने बताया और जिनका समान महत्व होगा। और उन्होंने छठे वृत्त खंड में जो है पशुपालन पे बल दिया। ठीक। तो इस प्रकार वांग थ्योनेन ने स्पष्ट किया कि नगर के समीपवर्ती वृत्त खंडों में अधिक लाभप्रद कृषि ही होती है और नष्ट होने वाले भारी पदार्थों की कृषि भी नगर के इस वृत्त खंड में मिलेगी, क्योंकि इन्हें दूर ले जाने में उनके नष्ट होने की संभावना तथा परिवहन व्यय अधिक होता है। अतः इस विलग प्रदेश में नगर से बढ़ती दूरी के अनुपात में विभिन्न वृत्त खंडों में विभिन्न फसलों का उत्पादन स्पष्टता परिवहन व्यय तथा फसलों के सापेक्षिक लाभ के अनुसार निर्धारित होता है, जिसे निम्न ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम लोग जो है इस आज आर्थिक भूगोल का जो 7वां पाठ है यानी कृषि भूमि उपयोग और वांग थ्योनेन की कृषि स्थानीयकरण के सिद्धांत के बारे में जो चर्चा की। थैंक यू।